कि चलिए आज मंगलवार है और मार्केट के लिए नॉर्मली मंगल थोड़ा बेटर रहता है। तो देखते हैं आज होता है कि नहीं मार्केट में मंगल। अच्छा, आज मैं एक चीज़ कर रहा हूँ आशीष, आज मैं शो की शुरुआत कर रहा हूँ एक व्यू 10 साल के लिए और एक व्यू 10 घंटे के लिए, मतलब आज के लिए ठीक उसके है। हिसाब से। हाँ। ठीक है ना, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। आज मैं आज शो की शुरुआत कर रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पॉइंट से जो कल आया, बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूजन इंडिया का। पहले जेपी मॉर्गन ने किया था, जेपी मॉर्गन वाला बहुत बड़ा इंडेक्स था। ब्लूमबर्ग बॉन्ड इंडेक्स उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ब्लूमबर्ग बॉन्ड इंडेक्स में अब भारत शामिल होगा। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये, इस चीज़ को समझिए। क्योंकि काफ़ी समय से इंडिया को बाहर रखा जा रहा था फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू देम। अब इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी हो गई है और अब इनको समझ में आ रहा है कि इसको अगर नहीं इंक्लूड करेंगे तो अंडर परफॉर्मेंस होगी। इसके लिए इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा विशेष प्यार आ गया इंडिया से पिछले 6 महीने में या 1 साल में, लेकिन जिस तरीके से हमारी अब जो इकोनॉमी है, अब वेरी सून विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ आ रही है, अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है, जिस तरीके से इंडिया में ग्रोथ आ रही है। कल एक बहुत शानदार रिपोर्ट आई थी एसबीआई की, अर्निंग्स वो इनकम इनइक्वालिटी का को जो ब्रिज हो रहा है उसको लेकर। अगर वो सब कॉम्बिनेशन रहा तो एक परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स हैं एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से अभी सब समझ रहे हैं। तो सितंबर 2024 से 5 महीनों में इन स्टेजेस इंडियन बॉन्ड्स को इस इंडेक्स में इंक्लूड किया जाएगा। 20% के साथ ये स्टार्ट होगा। कुछ बड़े इकोनॉमिस्ट की मैं बातें पढ़ रहा था, उनके हिसाब से 5 महीने में $2 से $3 बिलियन का निवेश आएगा। अच्छा, $2 से $3 बिलियन इंडिया के लिए कोई बड़ा नहीं है। अच्छे दिनों में तो $2 से $3 बिलियन एक हफ्ते में आ जाता है हमारी मार्केट में। ठीक है, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि एक और इंडेक्स ने माना है कि अब इंडिया को इंक्लूड करना है। तो जो भी धीरे धीरे ये सारे के सारे इंडेक्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे। पहले जेपी मॉर्गन ने किया था, जैसे मैंने कहा वो काफ़ी बड़ा था। तो अब ग्लोबल बेंचमार्क इंडिसेस को इंडिया को बाहर रखना मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक आगे जाते जाते एमएससीआई में इंडिया का वेट और बढ़ेगा फॉर एग्जाम्पल। ये सब चीज़ें होंगी। इससे होगा क्या, नेक्स्ट डेकेड बिलोंग्स टू इंडिया। जो मैं कह रहा हूँ ना, अगले 10 साल की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगले 10 साल में भारत में सिर्फ बने रहने से आपका बहुत पैसा बनेगा और वॉलेटिलिटी को थोड़ा सा झेलना पड़ेगा आपको। एफआईआई की बाइंग, डीआईएस की बाइंग, रिटेल की बाइंग, ये सब अगर आई यहाँ पर तो आप सोचिए मार्केट किस तरीके से जाएगा। तो ये मैं सोचा कि एक 10 साल का व्यू रख लूँ, लेकिन क्योंकि हमारे व्यूअर्स को भाई सेम डे का व्यू भी चाहिए होता है, तो आज का बेसिक टेक्सचर जो है वो भी बता देते हैं। आज के बेसिक टेक्सचर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से वो है ब्रेंट क्रूड। जिस तरीके से आप लगातार नीचे आ रहे हैं, वो रेड सी वाले क्राइसिस के बावजूद जिस तरीके से ब्रेंट चलने के बजाय उल्टा गिर रहा है, $76 पर आ गया, ये बड़ा पॉजिटिव है। और एक चीज़, नैस्डैक में कल बड़ी रैली हुई। नैस्डैक की रैली जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो मदर मार्केट में लीड इंडिकेटर है। वहाँ बड़ी रैली हुई और 10 और 20 डेमा को रिक्लेम किया नैस्डैक ने। मुझे लग रहा है आज निफ्टी आईटी में, मैं कंजर्वेटिवली बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा हो सकती है, 400 से 600 पॉइंट की रैली हो सकती है। और अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ ये कंजर्वेटिव है, मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा भी हो सकती है। क्योंकि अगर आप निफ्टी आईटी देखेंगे पिछले 3-4 दिन में जिस तरीके से वो गिरा है, एक बार जरा साइड पे रख दीजिए इसको, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने ब्रीच किए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स 10 और 20 डेमा, लेकिन अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है यहाँ पर। तो ये 34,514 पर है। मेरे ख्याल से आज 35,000 प्लस आप इस इंडेक्स में देखेंगे और ये भी अपना 10 और 20 डेमा रिक्लेम करेगा। बैंक निफ्टी में भी हो सकता है शायद शॉर्ट कवरिंग हो, लेकिन आईटी में मुझे लग रहा है ज़्यादा चांसेस हैं शॉर्ट कवरिंग के। बाकी जब हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे तो लेवल्स पर आएंगे। इंटरेस्टिंग। लास्ट टाइम जब लग रहा था तो मुझे याद पड़ता है वो आईटी इंडेक्स एक दिन पहले 1.5% गिरा हुआ था कि आज ये 3% चलेगा। याद है आपको? क्या रीजन था मुझे याद नहीं आ रहा। 3.5% भागा था। तो भाई आज फिर आईटी 400-600 पॉइंट की तेजी की तैयारी कर रहा है या उससे ज्यादा का मूव। नतीजे भी आने वाले हैं, उससे पहले नैस्डैक गजब के मोमेंटम में लौटता हुआ। खैर बढ़िया हो गया, अप फ्रंट हमने मोटा मोटी जामा पहना दिया आज के बाजार का। लेकिन अब डिटेलिंग में उतरा जाए। एक इंटरेस्टिंग सेशन सामने खड़ा है। कल बैंक स्पेन में थे और आज फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन। इंडिकेशंस हैं कल के पेन के बाद थोड़ा बहुत बाउंस बैक करेगा भारतीय बाजार। आधे % से 2/3% मजबूती के साथ गिफ्ट निफ्टी कामकाज कर रहा है। गांधीनगर कह रहा है 125 पॉइंट ऊपर खुलेगा हमारा बाजार। और वजह है, जरा पूरा रब ऑफ दिखाइए। एशिया जैसा मूड दिखा रहा है वैसे ही हम भी बिहेव कर रहे हैं। और वजह है कल यूएस से बढ़िया हैंडओवर जो मिला। कल यूएस में पहले हफ्ते के 2024 के पेन के बाद बहुत बढ़िया रिबाउंड आया। 2/3 से 2.25%, तीनों बेंचमार्क्स मजबूत। डाउ का इंट्राडे दिन भर बाइंग, दिन के हाईज पे जाके
डाउ ने समाप्ति करी अपने सेशन की। इस तरह का बढ़िया कमबैक था कल के ट्रेडिंग सेशन में। और आज के फ्यूचर्स कोई ज़्यादा गेन्स गिव अप नहीं कर रहे हैं, सबड्यूड सा इस समय कामकाज होता हुआ। तो हैंड ओवर बढ़िया। कल हम जब क्लोज हो रहे थे तो यूएस के फ्यूचर्स 1/4-1/3% दबाव में, उसके सामने एक्चुअल सेशन में गजब की तेजी। वो डिफरेंशियल है जो मूड सुधार रहा है पूरे एशिया का, इंक्लूडिंग गिफ्ट निफ्टी का। अब चला जाए, समझा जाए इस पावरफुल पुल बैक के पीछे कोई रीजंस हैं या ऐसे ही बहुत पिटे हुए थे तो कवरिंग के मूव्स आ गए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग आशीष। एक अच्छा कमबैक जरूर देखने को मिला है। कुछ मुनाफा वसूली थी तो वहां से एक पुल बैक देखा गया है, लेकिन तीनों ही इंडाइसेस और स्पेशली टेक्नोलॉजी शेयर्स ने अच्छी खासी तेजी बनाई है। तो कल के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, जहां पर एस&पी ने करीब 1.5% का इजाफा दिखाया, नैस्डैक 2.2% ऊपर आया और डाउ खुद करीब 0.5% ऊपर, लेकिन 200 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त इस इंडेक्स में देखने को मिली थी। इनफैक्ट नैस्डैक पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये बेस्ट सेशन था पिछले 2 महीनों के बाद दरअसल नैस्डैक में, जिस तरह का पुल बैक कल देखने को मिला है। और पुल बैक लार्जली एनविडिया, अमेजॉन, एप्पल, अल्फाबेट, टेस्ला जैसे स्टॉक्स की बदौलत आया था। और जानकार यही कह रहे थे कल शाम के सत्र में वहां पर कि देखिए डिप का फायदा उठाया है ज्यादातर लोगों ने। अच्छा खासा करेक्शन स्टॉक्स में बनता दिखाई दिया था और अपॉर्चुनिटी ली और तेजी की पोजीशंस आई हैं। हालांकि कुछ ऑफ कोर्स वेरिएंट्स थे जहां पर बिकवाली देखने को मिली। बोइंग की अलग दिक्कतें हैं, इनके 747 एयरक्राफ्ट को लेकर कई सारी कंपनियां उनको ग्राउंड करने पर लगी हुई हैं, तो वो स्टॉक करीब करीब 8% करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन क्लियरली इस समय जो फोकस है वो इसी बात पर है कि कितना पुल बैक ट्रेड काम करेगा। साथ ही साथ 2 चीजें जो मार्केट वॉच कर रहा है कि यहाँ से आगे बॉन्ड यील्ड का हाल क्या रहेगा। और बॉन्ड यील्ड स्टेडी रही है, करीब 4% के आसपास 10 ईयर यील्ड और 2 ईयर यील्ड ट्रेड करती हुई दिखाई दी है। कल हालांकि करीब 3-3 बेसिस पॉइंट का कूल ऑफ देखने को मिला है, लेकिन ये 4% के नीचे नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर कमेंट्री जो आ रही है वो क्लियरली रेट कट्स के लिहाज से यही है कि रेट कट्स फोरफ्रंट पर नहीं आने वाले हैं, ये थोड़े से बैक एंडेड रहेंगे, सेकंड हाफ में आते हुए दिखाई देंगे। और कल दरअसल 2 बयान आए, एक तो फेडरल रिजर्व गवर्नर मिशेल बावन का, और बाउमन कहती है कि दरअसल इस समय वो प्रिपेयर्ड नहीं है कि तुरंत प्रभाव से ट्रिमिंग की शुरुआत हो। तो अगर लोग सोच रहे थे कि मार्च तक शायद वो सिलसिला रेट कट का आएगा, इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस समय नहीं आएगा जब तक हम वो 2% तक का लेवल, इन्फ्लेशन वाला कंफर्ट लेवल नहीं देखते, और उसमें टाइम लगेगा। साथ ही साथ अटलांटा के जो फेड गवर्नर हैं बॉस्टिक, उन्होंने भी यही कहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो 2024 के लास्ट क्वार्टर या फिर एंड तक वो रेट कट्स का सिलसिला देखते नजर आएंगे, क्योंकि उनको लग रहा है उतना टाइम लगेगा इकोनॉमी में क्लियरली एक कूल ऑफ ऑन, इन्फ्लेशन में कूल ऑफ आने के लिए। तो ये कुछ बड़े बयान आए थे जहां पर ऑफ कोर्स अमेरिकी मार्केट्स का फोकस रहा। लेकिन आज सुबह में जो डेटा पॉइंट्स निकई से निकल कर आ रहे हैं, टोक्यो का इन्फ्लेशन दिसंबर के बाद ये नवंबर के बाद फिर से कूल ऑफ कर रहा है, ये करीब 2.6% था, 2.4% पर आया, तो वो एक रिलीफ है। हालांकि ध्यान रखना चाहिए आपको सभी ये चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर, और वो शायद आज क्रूशल रहेगा कंसिडरिंग सैमसंग ने दरअसल एक गाइडेंस दिया है कि 4th क्वार्टर का प्रॉफिट करीब करीब 35% घट सकता है, और लार्जली उनको लग रहा है ये चिप बिजनेस में ही थोड़ा सा ड्रैग देखने को मिलेगा। इस महीने के अंत तक वो नंबर्स आएंगे, लेकिन इस गाइडेंस को लेकर थोड़ी सी यहाँ पर नर्वसनेस एशियाई मार्केट्स में आ रही थी, स्पेशली इन स्टॉक्स में जो चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं। इसका एक ओवरहैंग शायद अमेरिका में आए, देखते हैं, लेकिन अब तक के जो क्यूज सुबह में हैं वो अच्छे हैं। बढ़िया क्यूज है, पावरफुल कमबैक, नैस्डैक लीड इंडिकेटर, गजब का मूव, 2.25% का उछाल। दूसरी चर्चा कच्चे तेल की। आज हेडलाइन में मेंशन कि सऊदी अरेबिया ने प्राइस काटे। कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा करते थे कि ओपेक प्लस में सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है प्रोडक्शन कट करने के लिए, ताकि प्राइसेस स्टेबलाइज हो। ये हो क्या रहा है? सऊदी अरेबिया बेसिकली अपने कस्टमर्स को खुश रखना चाह रहा है। 2% तक का इन्होंने, सऊदी अरामको ने स्पेसिफिकली दरअसल प्राइस कट अनाउंस किया है। वो बेसिकली ये अरब लाइट क्रूड जो सप्लाई करते हैं ज़्यादातर एशियन कस्टमर्स को, वो एक कट आया है। तो इससे क्लियरली डर यही है कि यूएस क्रूड प्रोडक्शन यहाँ पर थोड़ा सा नरम पड़ रहा है, डिमांड की नरमी है चाइना में, तो वो ड्राइव कर सकता है। लेकिन नी जर्क रिएक्शन आज हम देख रहे हैं करीब WTI 71 पर, ब्रेंट भी करीब 74-75 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी नरमी वहां पर बनती दिखाई दी, हमारे लिए अच्छा है,
ये ओपेक देशों का तो चलता ही रहता है। हमारे लिए अच्छा है, दोनों संकेत अच्छे हैं, चाहे यूएस के मार्केट्स का हैंडओवर हो या क्रूड की खबर हो। तो ग्लोबली आज मूड अच्छा, ग्लोबली मूड अच्छा, मूड अच्छा। एक अच्छे पुल बैक की तरफ इशारा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज का ट्रेड सेटअप। भाई कल पेनफुल सेशन था, हफ्ते की शुरुआत लड़खड़ा गया बाजार, पर शाम को जब FIDI के आंकड़ा है तो एक ही सवाल हर जगह गूंज रहा था, बेचा किसने, वो आंसर क्या है और सेटअप है कैसा? देखिए, बेचा किसने तो इसका तो कोई जवाब हमें मिलेगा नहीं जब तक हम सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स नहीं देखेंगे। वो कभी मिलते नहीं है हमको। नीलेश शाह ने एक बार एक बात कही थी कि एक घाटकोपर में बिल्डिंग है जहाँ पर जितना वॉल्यूम जनरेट होता है वो कई शहरों से ज़्यादा है। तो मतलब ये तो आजकल मतलब मार्केट में कहाँ पे कौन क्या ट्रेडिंग कर रहा है कोई भरोसा नहीं है। लेकिन सेटअप में क्लियरली आशीष आपने बोला, FIs ने 16 करोड़ बाय किया, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। DIs ने 156 करोड़ बाय किया। ये ना एक चीज़ मैं कहूँगा, डेली के नंबर्स को मैच करके कोई मतलब नहीं है। कभी आप निकाल ही नहीं पाएंगे कि किसने बेचा किसने खरीदा। इतनी चीज़ें होती हैं, ब्लॉक डील होती है ये। और कल GMR में फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक डील हुई थी, उसमें शायद एक बड़े FI ने खरीदा है, अब वो लेकिन रिपोर्ट नहीं हुआ। तो ऐसे कई चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए लेकिन क्या होता है, हमको एक टेक्सचर मिल जाता है, एक ओवरऑल टेक्सचर मिल जाता है। वो टेक्सचर ये है कि एटलीस्ट FIs की तरफ से थोड़ी सी बाइंग आ रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि मार्केट को अब F&O फ्लोज ज़्यादा ड्राइव करते हैं। उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, वहाँ पर सेलिंग आई है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1419 करोड़ बिका और स्टॉक फ्यूचर्स में 2753 करोड़ बिका। ये है सेलिंग। ये बेसिकली क्या है, आजकल मार्केट में डेरिवेटिव्स बने थे टू डिराइव वैल्यू फ्रॉम कैश। आजकल डेरिवेटिव्स बन गए हैं, कैश जो है डेरिवेटिव से वैल्यू डिराइव कर रहा है। डेरिवेटिव्स में पहले काम हो रहा है, उसके बाद कैश में काम हो रहा है। ये अनफॉर्चुनेट है लेकिन ये हो रहा है। अब भाई अगर 95% वॉल्यूम्स F&O से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका कोई तो लॉजिक होगा, तभी तो इस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। आप देखिए, किसी को भी ज़्यादा से ज़्यादातर लोग F&O आइडियाज़ चाहते हैं, कैश आइडिया कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि F&O आइडिया मिले हमें। तो ये मेरे ख्याल से फ्लो है जिसने इसको डिसाइड किया, ड्राइव किया। और इसमें कल एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में सेलिंग आई है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो 514 करोड़ की निफ्टी में सेलिंग आई और 880 करोड़ की बैंक निफ्टी में सेलिंग आई। इसमें जो और एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मैंने जोड़ी नहीं इसमें, लेकिन मैं वर्बली जोड़ देता हूँ कि बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग थी। 24% कल बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था। निफ्टी में कल थोड़ी सी अनवाइंडिंग थी। तो निफ्टी में लोगों ने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया, बैंक निफ्टी में कल लोगों ने शॉर्ट किया। इसके लिए हो सकता है कि बैंक निफ्टी में अगर कल का लू ना टूटे तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। प्लस हम 20 डेमा पर हैं, लेकिन सेकंड टेस्ट है 20 डेमा का, इसके लिए थोड़ी सी जो है ना चीज़ें ऑल ओवर द प्लेस हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में अब आप एक्सपोजर देखिए, लॉन्ग और शॉर्ट। कल देखिए कितने शॉर्ट जुड़े हैं, 18,773 शॉर्ट जुड़े हैं। और ये सारे के सारे कल बैंक निफ्टी में, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी का ही बढ़ा है, निफ्टी का तो बढ़ा नहीं है। तो सारा का सारा शॉर्टिंग जो है कल बैंक निफ्टी में हुई है। लॉन्ग शॉर्ट अब हम वापस आ गए हैं, 62% लॉन्ग, 38% शॉर्ट पर। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्या होता है कई बार पहले गैप अप में सेलिंग आ जाती है, उसके बाद मार्केट लोअर लेवल से रिकवर करता है। आज मेरा बेसिक टेक्सचर यही है कि पहले गैप अप में शायद सेलिंग आ जाए। वो क्यों? क्योंकि जो फंसा हुआ है वो निकलने की कोशिश करता है कि चलो गैप अप मिल गया, मैं निकल जाता हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ कल से। लोअर लेवल में अगर फिर कल के लो नहीं ब्रीच होते तो सेकंड राउंड ऑफ रैली आती है। सेटअप तो यही कह रहा है। ऑप्शंस का अगर आप आंकड़ा देखें तो कल काफ़ी कॉल सेलिंग भी हुई है, तो कॉल राइटिंग ज़बरदस्त हुई है सिस्टम में। 4.9 लाख कॉल्स बिकी हैं। सामने एक अच्छी चीज़ हुई कि थोड़ी सी पुट शॉर्टिंग भी हुई है। वो मेरे ख्याल से जो कल हम क्रूशल लेवल्स पर बंद हुए हैं 21,500 पर, उसका नतीजा है कि 21,500 पर पुट राइटर्स अभी भी टिके हुए हैं कि ये लेवल इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, इसके लिए वहाँ पर पुट सेलिंग हुई है। अगर आप इंडिया विक्स की बात करें तो वो कल 7% बढ़ गया, 13.46 पर आ गया। ये काफ़ी वॉलेटाइल है पिछले कुछ दिनों से। पुट कॉल रेशो फिर गिर गया, 0.84 पर आ गया वर्सेस 1.08। अगेन 0.7 0.8 पर नॉर्मली एक रैली आती है। लेकिन एक और चीज़, बैन का मामला देखिए, अब आप 2 स्टॉक्स और ऐड हो गए, बंधन बैंक और हिंदुस्तान कॉपर, और अब कुल मिला के मेरे ख्याल 13 स्टॉक्स बैंक में। मुझे याद नहीं लास्ट टाइम कब थे 13 स्टॉक्स, वो भी विद इन सेकेंड वीक ऑफ द सीरीज। मतलब सेकेंड वीक की भी तो अभी तो शुरुआत है टेक्निकली। तो ये थोड़ा सा मामला जो है ये बैन का थोड़ा ज़्यादा बन रहा है। ये बेसिकली दिखा रहा है ओवर हीटेड है मार्केट, ओवर हीटेड है बैन में बिल्कुल, या फिर बहुत ज़्यादा लोग कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, इसकी वजह से भी कई बार बैन में आ जाते हैं स्टॉक्स। लेकिन जो भी रीज़न है, बैन में तो आए हैं स्टॉक्स, तो उसको आपको कॉग्निजेंस लेना ही है उसका। लेकिन मेरा आज का व्यू बेसिक ये बन रहा है आशीष की गैप अप में ना खरीदें, गैप अप में ना खरीदें, लेकिन लोअर लेवल्स पर अगर मार्केट सपोर्ट लेने लगे वहाँ पर खरीदें, तो मेरे ख्याल से अच्छा पैसा बनेगा आपका। बिल्कुल ठीक। ये हो गया आज का ट्रेड सेटअप। अब आते हैं निफ्टी के अप्रोच पे। भाई कल दिक्कत भरा सेशन था,
इसमें तो कोई है ही नहीं शक। 200 पॉइंट गिरे, 1% की कमजोरी थी, पर जो लेवल्स डिस्कस हुए थे उस दिक्कत वाले सेशन में भी लेवल्स को रिस्पेक्ट जरूर करा था। बस बिल्कुल। आज एक बाउंस बैक की तैयारी, क्या करूं, कुछ हिंट दे दिया आपने। पहला बाउंस बैक जब आएगा शुरुआती ट्रेड में शायद फिजल आउट हो, लेकिन इवेंचुअली हमारे लिए क्या लेवल्स और अप्रोच क्या, हम लेवल बेस्ड ट्रेडिंग पे फोकस कर रहे हैं। देखिए, मार्केट में दो अप्रोच हैं। एक अप्रोच तो ये कि आज खुलते ही इसको एक बार आप बेचकर एक 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दें। एक वो अप्रोच है जिसको मैं ज़्यादा मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो सिर्फ अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है और वो सिर्फ उन ट्रेडर्स के लिए है जो इस रिस्क को समझते हैं। जैसे आप 21,513 पर हैं, 120 पॉइंट का गैप अप बता रहा है, 21,630 पर अगर आप खुले तो एक बार 21,630 पर सेल कर आप 21,670 के करीब, 21,680 के करीब का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। एक ट्रेड वो है। लेकिन जो बड़ी ट्रेड होगी उसके बारे में, उस पर आता हूँ मैं। तो पहले रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 21,670 पर, जो कि ऑप्शंस का बेस है। तो पहले तो वो देखिए कि वो टिक रहा है या नहीं टिक रहा है। अगर वो नहीं टिक रहा तो आपको एक सेल ट्रेड मिल जाएगी। और बड़ा रेजिस्टेंस है 21,764 का कल का हाई। ये क्रॉस होने लगे तो मतलब मार्केट की करेक्शन खत्म, सिंपल। सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट कल का लो 21,492 और बड़ा सपोर्ट 21,413, जो 21,500 का पुट राइटर है, उसका पेन पॉइंट 21,413 के नीचे शुरू होगा। 87 रुपीज़ के करीब प्रीमियम था वहाँ पर इसके लिए। तो ये मेरे ख्याल से एक सेटअप है। जैसा मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि एक बार के लिए रैली में सेलिंग आएगी। पहले गैप अप में हमेशा होता है, जब भी मार्केट का टेक्सचर इतना खराब हो, पहला गैप अप में नॉर्मली सेलिंग आती है। असली टेस्ट जो होगा मार्केट का वो होगा दूसरी रैली में। अगर दूसरी रैली में पहली रैली का हाई निकलने लगा तो वो इंडिकेशन होगा कि मार्केट चलने को तैयार है। और अगर गिरावट में आप फेल होने लगे तो मार्केट शॉर्ट साइड की भी ट्रेड देगा आपको। तो करना क्या है आपको? खरीदें ज़रूर, लेकिन 21,475 का एक स्टॉप लॉस रखें, बहुत स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस। 21,475 क्यों? कल के लो से थोड़ा नीचे। और दूसरी चीज़, अगर रैली फेल होने लगे तो सेल करें और उसमें स्टॉप लॉस रखें 21,780 का, जो कि कल के हाई से थोड़ा सा ऊपर है। आगे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप दोनों साइड के ट्रेड्स ले सकते हैं तभी ये मार्केट आपके लिए, वरना ये मार्केट आपके लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये हो गई अप्रोच आज के निफ्टी की। लेवल जरा वॉच आउट करिएगा स्क्रीन पे, और गाइड करने के लिए तो होंगे ही आपको मार्केट्स की ओपनिंग के बाद। निफ्टी में एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट करके लाइएगा भाई। मूड तो खैर वो बैंकिंग, कई सारे दिग्गज दबाव में थे, पर मूड खास तौर पे वो बैंकिंग मेजर्स बिगाड़ रहे थे। कल सुबह चर्चा में भी आए थे, कोई HDFC बैंक, कोई ICICI बैंक। और कल हमने जब डिस्कस करा तो निफ्टी बैंक में कहा था, चार्ट दिखाते हुए मेंशन करा गया था कि इसमें क्या ट्रेड था किसी के लिए, रिटेल के लिए है नहीं इस समय निफ्टी बैंक। कंपल्सिव ट्रेडर्स के लेवल जरूर मेंशन थे, लेकिन नहीं मेंशन था निफ्टी बैंक से दूर ही रही है इस समय। और कल यही पॉकेट लदी, 1.5% का दबाव, 700 पॉइंट कमजोर, और दोनों इसके हैवीवेट्स अच्छा खासा प्रेशर में थे। क्या करें निफ्टी बैंक पे? गैप अप में बाउंस बैक एक्सपेक्ट करूं? ये आशीष, बस बैंक निफ्टी में दिक्कत क्या है ना, कल का लो था 47,387, कल का हाई था 48,154। ये करीब करीब 800 पॉइंट की रेंज हो गई। अब मैं 800 पॉइंट में कोई लेवल नहीं बता सकता, मतलब लेवल बताने को मैं डार्ट के हिसाब से कुछ भी बता दूं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ट्रेडर को हेल्प नहीं करते हैं वो। इसके लिए मैं एक चीज़ कहूँगा बस, कल बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग हुई है, काफ़ी शॉर्टिंग हुई है, और 20 डेमा पर बंद हुआ है बैंक निफ्टी। तो अगर इंग्रेडिएंट है शॉर्ट कवरिंग का तो वो आज ही है, ठीक है ना। तो इसमें लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नॉर्मली ट्यूसडे और वेंसडे बैंक निफ्टी के लिए टफ रहते हैं, क्योंकि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है। फर्स्ट आवर हाई क्रूशल होगा अगर वो निकालने लगे हम तो। इसलिए मैं कह रहा हूँ लेवल नहीं दूंगा आज मैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि रेंज बहुत बड़ी है, 800 पॉइंट की रेंज है। इसमें मैं कोई इंडिविजुअल लेवल नहीं दूंगा, मैं पहले घंटे का हाई और पहले घंटे का लो देखूंगा। वो मेरे लिए जब एक सैक्रोसैंक्ट लेवल्स बन जाएंगे, उसके बेसिस पर हम एक व्यू लेंगे कि बैंक निफ्टी में करना है क्या है। अप्रोच बायस जो है, अगर आप लॉन्ग का रख रहे हैं तो उसमें फर्स्ट आवर लो के करीब का स्टॉप लॉस रखिएगा, एक सिंपल चीज़ का। और अगर आप शॉर्टिंग की ट्रेड ले रहे हैं तो फर्स्ट आवर हाई का स्टॉप लॉस रखिएगा, उसमें आप 50-60 पॉइंट जोड़ दीजिएगा ऑब्वियसली, क्योंकि लेवल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं काम करेगी आज, प्री मेडिटेटेड ट्रेडिंग काम नहीं करेगी बैंक निफ्टी में। आपको बैंक निफ्टी में आज ट्रेड जो है वो स्क्रीन देखकर लेनी पड़ेगी। एक लेवल जो हमने कल भी डिस्कस किया था, आज मैं फिर रिपीट कर देता हूँ उसको, 20 डेमा 47,450, और मेरे ख्याल से अब थोड़ा बढ़ गया होगा वो, लेकिन अराउंड 47,450 जहाँ पर हम कल बंद हुए, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसलने लगा तो फिर वो जो कल हमारी राहुल शर्मा जी से बात हो रही थी कि मार्केट में फिर बड़ी करेक्शन आ सकती है, वो पॉसिबल है, लेकिन वेट कर लेते हैं आज। अभी के लिए मार्केट ने ब्रेकडाउन के साइन नहीं दिखाए हैं, सिर्फ एक फ्लशिंग आउट, एक्सेसेस क्लीन करने के वो साइंस दिखाए हैं, तो उस पर फोकस करें। जंप ना करें कंक्लूजन पे, स्क्रीन को वॉच आउट करें, लेवल्स देखें, उसके बाद फैसला करें कहा जा रहा है ये बाजार।
खैर बैंक्स आज इसलिए भी फोकस में रहेंगे क्योंकि बॉन्ड इंक्लूजन की खबरें हैं। लास्ट टाइम जब जेपी मॉर्गन का इंक्लूजन हुआ था तो निफ्टी बैंक झूमा था। मैं इसे टटोल रहा था उस समय। पीएसयू बैंक इंडेक्स उस दिन 2% उछला था और कई सारे सरकारी बैंक 4-4% तक चले थे। तो थोड़ा सेंटिमेंट पॉजिटिव रब ऑफ शायद बैंक्स एंजॉय करें उस इंक्लूजन की खबर के बीच। सीएनबी सेवास का मॉर्निंग पैनल रेडी भी हो रहा है। हमने निफ्टी की, निफ्टी बैंक की, ग्लोब की, ट्रेड सेटअप की सबकी चर्चा कर ली है। कुछ ही देर में बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक